नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर हैं। कभी जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, लेकिन बीते 17 जुलाई 2025 पटना के एक हॉस्पिटल आईसीयू में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 लोग आए और अपना काम करके चले गए। उसके बाद घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चंदन मिश्रा ट्रेंड करने लगा। आज पुलिस ने उन 5 शूटरों को जिन्होंने चंदन मिश्रा को गोली मारी थी, उनको कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। उनके बारे में भी हम जानेंगे, बात करेंगे वो कौन है, कौन नहीं है। साथियों, वो चंदन मिश्रा जिसने अपने गांव में 2007 के अंदर क्रिकेट खेलने में हुई लड़ाई के बाद एक लड़के को गोली मार दी थी। उसके बाद तो उसने कई सारी हत्याएं की। 2011 में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन 2011 के बाद 14 सालों में और क्या क्या हुआ, 17 जुलाई को क्या हुआ, जो सोशल मीडिया पर चंदन मिश्रा का नाम इस कदर ट्रेंड करने लगा कि बिहार सहित पूरे देश में इसकी चर्चा चलने लगी। जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा था, हर कोई चंदन मिश्रा के बारे में बातचीत कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। आखिर कौन था चंदन मिश्रा, कहाँ का रहने वाला है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसने मारा, क्यों मारा। साथियों, आज इस कहानी के माध्यम से हम पूरे घटनाक्रम को जानेंगे। कैसे 2 जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए और परिणाम हुआ उसमें से एक की हत्या। वो जिगरी दोस्त कौन था, हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, पूरा घटनाक्रम हम लोग समझेंगे। यह बात दरअसल साल 2007 की है। बिहार के बक्सर जिले में एक थाना है, औद्योगिक क्षेत्र थाना। उसी में एक गांव पड़ता है सोनबरसा। वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैदान पर ही 2 बच्चों के बीच किसी बात पर आपस में लड़ाई हो जाती है। वहां से जाने के बाद उसमें से एक लड़का जिसका नाम चंदन मिश्रा होता है, वह दूसरे लड़के के घर जिसका नाम सोनू मिश्रा होता है जाता है शिकायत करने के लिए कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ मारपीट की। लेकिन सोनू मिश्रा एक बार फिर अपने घर पर चंदन मिश्रा को बहुत जमकर पीट देता है। उससे पहले वो खेलते समय भी उसको पीटा था। उसके बाद रोते हुए चंदन मिश्रा अपने घर पहुंचता है, अपने पिताजी की लाइसेंसी राइफल उठाता है और सीधा सोनू मिश्रा के घर पहुंच जाता है और जाकर सोनू मिश्रा को गोली मार देता है। सोनू मिश्रा की हत्या होने के बाद गांव के लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं, मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं तो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तत्काल ही वहां गांव के लोग उस चंदन मिश्रा को पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, चंदन मिश्रा को लेकर चली जाती है। लेकिन चंदन मिश्रा नाबालिग था, इसलिए उसको आरा में जो बाल सुधार गृह है वहां पर भेज दिया जाता है। अब वहां जाने के बाद दरअसल इस बाल सुधार गृह में पहले से ही एक लड़का था जिसका नाम होता है शेरू सिंह। शेरू सिंह मारपीट के एक मामले में बाल सुधार गृह में पहले से ही बंद था। वहां इन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। तब दरअसल ये लोग नाबालिग थे, इसलिए 1-1.5 साल में ये लोग छूट जाते हैं। छूटकर जब ये लोग बाहर आते हैं तो इन्होंने अपनी जिंदगी में जब तक ये लोग साथ साथ रहे तब तक इनका आतंक रहा। इनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। इन पर हत्या, लूट, अपहरण के दर्जनों मुकदमे चलने लगे। साथियों, इसी तरह की एक घटना 21 अगस्त 2011 की है। दरअसल 20 अगस्त की बात है। इन्होंने एक दुकानदार से कुछ रंगदारी मांगा, उसने देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और इस प्रकार 21 अगस्त 2011 सुबह के 9 बज रहे थे। भोजपुर बाजार है एक बक्सर में ही, वहाँ एक भोजपुर चूना भंडार के नाम से एक दुकान है। यहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर 3 लोग सवार थे। बाइक से 2 लोग उतरते हैं और उस दुकान की तरफ चले जाते हैं। बाइक पर जो तीसरा व्यक्ति था वह बाइक के पास ही दुकान की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। जैसे एक सुरक्षा गार्ड की तरह उसकी निगाहें थी, वो चारों तरफ देख रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जो 2 लोग थे जो दुकान की तरफ गए थे, उसमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी और वो पिस्तौल के साथ सीधा दुकान में अंदर जाता है। दुकान के अंदर जाकर दुकानदार से पूछता है, और लाला, काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखा, हमने तुमसे पहले ही कहा था, कल के लिए बोला था और हम यहाँ आ चुके हैं। अब जैसे ही लाला देखता है, जिसका नाम होता है राजेंद्र केसरी, देखते ही राजेंद्र केसरी थर थर कांपने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह बदमाश है और यह कुछ ना कुछ करने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, कुछ कह पाते या किसी को आवाज लगा पाते, पिस्तौल से धनाधन कई गोलियां चल जाती हैं। सारी गोलियां राजेंद्र केसरी के शरीर को छलनी कर डालती हैं। इधर
मारने वाले तत्काल वहां से निकल जाते हैं और बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद आसपास के जो लोग थे और जो लोग दुकान वगैरह आसपास वाले थे वो खोल रहे थे, शोर मच जाता है, लोग मौके पर आते हैं, फिर घर वाले भी मौके पर आते हैं। राजेंद्र केसरी को सदर अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर कहते हैं हम इन्हें बचा नहीं सके। अब आगे पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है, तो इसमें चंदन सेरू गैंग का नाम आता है और उसमें 4 लोगों का नाम सामने आता है। एक का नाम होता है दीनबंधु सिंह, दूसरे का नाम होता है चंदन मिश्रा और तीसरा होता है सुरेंद्र मिश्रा और चौथा नाम होता है शेरू सिंह का। तब पुलिस के जांच में ये चारों नाम सामने आए थे। साथियों, इन नामों में से एक नाम जो चंदन मिश्रा का है, वही चंदन मिश्रा 17 जुलाई को जिसकी हत्या कर दी गई है। और साथियों, 2011 की ये घटना है, अब ये 2025 चल रहा है। इस प्रकार 2007 में पहली हत्या के बाद 2025 आते आते जो कुछ भी हुआ, 17 जुलाई 2025 को सुबह सुबह चंदन की हत्या के बाद उन सबकी अपने अपने तरह से चर्चा शुरू हो गई। चंदन के अंत के साथ ही देश भर में एक बार फिर चंदन सेरू गैंग की चर्चा शुरू हो जाती है। सवाल है कि आखिर चंदन की हत्या क्यों हुई, जबकि वो तो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, तो फिर हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, ये भी एक सवाल है। हत्या से पहले क्या हुआ, हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे, ये तमाम सवाल है। तो साथियों, चंदन की हत्या का जो पूरा घटनाक्रम है, पहले अगर हम उसको देखें तो 17 जुलाई 2025 बिहार की राजधानी पटना का एक थाना है शास्त्री नगर। शास्त्री नगर थाने के इलाके में एक राजा बाजार नाम का इलाका पड़ता है, काफी मशहूर जगह है राजा बाजार। उस राजा बाजार में एक पारस हॉस्पिटल है। पारस हॉस्पिटल पूरे पटना में काफी मशहूर है और यही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में भी काफी लोग उसको जानते हैं, वो मशहूर है। वहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, महंगा हॉस्पिटल है। तारीख थी 17 जुलाई 2025 की, सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे। हॉस्पिटल के ठीक सामने 2 बाइक आके रुकती है, उस पर से 5 लोग उतरते हैं, जिसमें 4 लोग सर पर टोपी लगाए हुए थे, एकदम बढ़िया कपड़े, अच्छे जूते, मतलब फिटफाट एकदम। उनमें से एक जो उनका साथी था 5वां, उसने कोई टोपी वगैरह नहीं लगा रखा था। ये 5 लोग पहले एकदम आराम से हॉस्पिटल के आगे गाड़ी से उतरने के बाद करीब 10 मिनट तक टहलते रहते हैं और 10 मिनट टहलने के बाद लगभग 7:15 के आसपास ये लोग हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं और इधर उधर घूमते हुए लगभग 7:18 के आसपास ये हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी में देखने से लग रहा है कि जिसके सर पर टोपी नहीं लगी, उसके हाव भाव जैसे वो साथ वालों को लीड कर रहा। अब दूसरी तरफ जिस आईसीयू में चंदन मिश्रा था, उसमें 3 और लोग मौजूद। इसमें एक चंदन मिश्रा होता है जो अपने बवासीर का उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके अलावा उसका साथ देने के लिए, बातचीत करने के लिए एक देख रेख करने वाले की तरह, जिसे तमारदार कहते हैं हम लोग, उसमें से एक नाम था दुर्गेश पाठक और दूसरा नाम था सूर्यकांत पांडे, जो साथ में होते हैं। इसी बीच में ये लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। चंदन मिश्रा कहता है कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ, लेकिन बातचीत में तीनों कुछ इस तरह से मगन होते हैं कि काफी देर के बाद भी, बार बार बोलने के बाद चंदन मिश्रा बाथरूम नहीं जा पाता है। साथियों, अक्सर आईसीयू जैसी जगह पर कोई ना कोई रोकने टोकने वाला होता है, क्योंकि वहाँ कोई अचानक जाएगा या जैसे तैसे जाएगा तो उससे कीटाणु विषाणु जो होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, मरीजों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें रोक दिया जाता है। आईसीयू के अंदर हर किसी को यूं ही एंट्री नहीं, डॉक्टर भी जाते हैं तो एक पहनावे के साथ, एक सुरक्षा उपाय के साथ आईसीयू में उनको भी जाना होता है, चप्पल जूता भी बाहर निकालना होता है। लेकिन पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 जिसमें आईसीयू होता है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं। और दूसरा तल्ला जिस पर आईसीयू था, पूरी की पूरी जो गली थी हॉस्पिटल के उस तल्ले की, वो बिल्कुल खाली थी, एकदम सुनसान। आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। इस बीच 5 शूटर आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं और फायर के लिए रेडी कर लेते हैं। दरवाजा खुलता है, जिसने टोपी नहीं लगाया हुआ पहले वह अंदर जाता है और पीछे से सभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लगभग 30 सेकंड तक वो जब
अब जो कि चंदन मिश्रा को वॉशरूम जाना था वो तो मारा ही जाता है, क्योंकि गोलियां तो उसको ही मारनी थी। और जो कृष्णकांत पांडे होता है वो छुपकर वॉशरूम में, जो बाथरूम है बगल में, उसमें अपनी जान बचाता है, बचाने की कोशिश करता है। दुर्गेश पाठक जो होता है वह भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी दुर्गेश पाठक के पैर के एक अंगूठे में गोली के छर्रे लग जाते हैं। 30 सेकंड तक दनादन चली गोलियों में लगभग 12-13 राउंड गोलियां चल जाती हैं। धुआंधार गोलियां चल रही हैं। गोलियों की जो आवाज होती है हॉस्पिटल को चीरती हुई बाहर तक निकल जाती है। लगभग 30 सेकंड के बाद सबके सब बाहर निकल जाते हैं और दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने टोपी नहीं लगाया था वह 4 लोगों के निकलने के कुछ देर बाद आईसीयू के कमरे से बाहर आता है और आराम से सीढ़ियों की तरफ जाता है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। शायद वह सुनिश्चित कर लेता है या कर रहा होता है कि चंदन मिश्रा मर गया, तब वह आईसीयू से बाहर निकल जाए। साथियों ध्यान दीजिए, जिसने टोपी नहीं लगाई हुई थी वो आराम से आया भी था और आराम से जा भी रहा, जैसे उसे ना किसी कानून का खौफ था, ना किसी का डर, और ना ही भविष्य में कुछ होने की चिंता। जैसे उसने अपना कोई लक्ष्य पूरा किया, उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। और जो 4 लोग वो बहुत हड़बड़ी में, घबराए हुए, परेशान थे, भाग रहे थे। और साथियों यह सारा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ तैरने लगती है कि हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है, और खास करके बिहार के लोग, क्योंकि आने वाले नवंबर में ही बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में लगातार गोलियां चल रही हैं, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों में बिहार में लगातार हत्या की घटनाएं एकाएक बढ़ गई। कल ही अभी सासाराम में एक जदयू नेता के पिता की हत्या हुई। पिछले दिनों मशहूर व्यवसायी थे पटना के और मगध हॉस्पिटल के मालिक थे गोपाल खेमका, उनको भी उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात, चर्चा तो होगी। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही बात आती है उसके बाद न्यूज चैनल, वेब पोर्टल, वेब पोर्टल मतलब जो अलग अलग वेबसाइट बनी होती है न्यूज चैनल वालों की, अखबार वालों की, उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर वीडियो बन के आना शुरू हो जाता है। विपक्ष के नेता भी बयानबाजी शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की बातें। साथियों देखा जाए तो पारस हॉस्पिटल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बिहार का पुलिस मुख्यालय है, यानी कि पूरे प्रदेश की पुलिस को कंट्रोल करने वाला ऑफिस। और पारस हॉस्पिटल जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है वह थाना पारस हॉस्पिटल से लगभग 2.5 किलोमीटर होगा। आखिर हत्याकांड को अंजाम देने वाले आराम से बाइक उठाते हैं और चले जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। गिरफ्तारी वैसे आज हो गई है, कलकत्ता से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों घटना के बाद हर कोई यह जानने में जुट जाता है कि गोली किसको मारी गई है, वो कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हॉस्पिटल के अंदर और आसपास। और जहां तक बात जाती है वहां तक लोग सोचते हैं कि आखिर ये चंदन मिश्रा कौन है, ये न्यूज चल रही है गैंगस्टर चंदन मिश्रा, इस तरह की न्यूज चल रही थी। तो जैसा कि धीरे धीरे सबको पता लगता है कि गोली जिसको मारी गई है वो चंदन मिश्रा है। चंदन मिश्रा जो था वो बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। बक्सर जिले का एक थाना क्षेत्र है, औद्योगिक थाना क्षेत्र। उसी थाना क्षेत्र के अंदर, उसी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सोनबरसा। चंदन मिश्रा उसी सोनबरसा का रहने वाला होता है और वो पिछले 12 साल से आजीवन कारावास की सजा बेउर जेल में काट रहा होता है। पहले वो बक्सर की जेल में बंद था, उसके बाद किन्हीं कारणों से उसको भागलपुर की जेल भेज दिया गया, फिर कुछ समय बाद उसे बेउर जेल भेज दिया गया था, जहां फिलहाल चंदन मिश्रा आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। दरअसल उसको 2 जुलाई 2025 को 18 जुलाई 2025 तक के लिए लगभग 15-16 दिन की पैरोल मिली हुई थी। उसने अपनी बीमारी का हवाला दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसको बवासीर था। बवासीर का इलाज कराने के लिए वो आया था, लेकिन बताया जा रहा है कि भर्ती होने से पहले वो अपने कुछ साथियों के साथ अच्छे जूते खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है। खरीदने के बाद अपने साथ 4 अच्छे हिष्ट-पुष्ट लड़कों को रखता है जो उसके साथ थे, और उन लड़कों को लेके वो जा रहा है। अपने साथियों से कहता है कि बढ़िया सा वीडियो बनाना, फिर वो वीडियो बढ़िया सा बनाते हैं। बताया जाता है क्योंकि वो 12 साल तक लगातार जेल के अंदर था और 12 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, बहुत सारी चीजें बदल गई थी। सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, हर कोई अपने को चमकाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि 15 दिन के लिए भले ही आया हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना भी एक रौब हो, दबदबा हो। उसका भी अपना एक अकाउंट बनाया जाता है।
वीडियो फोटो डाले जाते हैं, कुछ वीडियो फोटो जो है वो चलते फिरते म्यूजिक के साथ भी डाले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके भी फॉलोअर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है 2011 के आसपास उसने जो हत्याएं की थी, अब उसे लग रहा हो नहीं करना था, शायद मैं नहीं करता तो बाहरी दुनिया घूमता देखता। इस प्रकार वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जानकारी के मुताबिक शायद उसका बवासीर का ऑपरेशन भी हो गया था। 18 जुलाई तक पैरोल थी, लेकिन 17 जुलाई को ही उसके साथ ये घटना हो जाती है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल होता है, सारी दुनिया देखती है किस तरह से क्या घटना हुई। साथियों, हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसकी फुटेज के अनुसार पता चलता है कि शूटर 5 थे, लेकिन 5 शूटरों के अलावा भी एक और व्यक्ति था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था। शायद उसके पास पूरी जानकारी थी और इन शूटरों को वो पूरी कहानी बता रहा था कि आपको पारस हॉस्पिटल में सेकेंड फ्लोर पर रूम नंबर 209 में जाना है। शायद इस तरह की बातें वो कर रहा था, और ये सारी बातें जब सब गली में खड़े थे तो आपस में वो बात कर रहे थे जैसे वो दिशा निर्देश दे रहा हो उन 5 लोगों को, और फिर आराम से वो वहां से निकल जाता है। ये सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। अब घटना के बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करना शुरू किया तो पता चलता है कि तौफीक उर्फ बादशाह, जो कि पटना के ही फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, पिछले दिनों रमजान के महीने में दुर्गा मंदिर के पास गोलियां चली थी, उसमें भी इसी का नाम, इस तौफीक उर्फ बादशाह का नाम आया था। तौफीक के पिता जो है वो हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और इसकी माँ शिक्षिका है। आपको बता दूं कि यही वो शूटर है जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी, उसी वह तौफीक है। वैसे अभी इसके ऊपर कुछ ज्यादा बड़े अपराध के इल्जाम तो नहीं है, लेकिन अभी यह शुरुआत है, और शुरुआत में ही यह अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे ना कोई कानून का डर है, ना ही पुलिस का डर है, और ना ही किसी बदमाश या गैंगस्टर का इसको डर है। बाकी जो इसके साथ थे उनके नाम बलवंत, मन्नू, सूरजभान, और इसके अलावा 2 और शूटर थे जिनका नाम पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इन सबको कोलकाता से आज ही गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा एक जो हेलमेट लगाए हुए जो था, जो शूटरों को निर्देश देता हुआ सीसीटीवी में प्रतीत हो रहा है, अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। गिरफ्तार शूटरों से पूछताछ के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन था, हत्या क्यों की गई। साथियों, सोनबरसा का रहने वाला चंदन, चंदन के पिता का नाम श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा है। वह अपने पंचायत के लगभग 2 बार मुखिया रह चुके हैं, और उनका अपने इलाके में अच्छा प्रभाव है, दबदबा है। दबदबा इसलिए भी था कि क्योंकि मुखिया थे, लोग उनको वोट देकर चुनते थे। कभी लोगों में इनका अपना एक प्रभाव हुआ करता था। शायद इसी प्रभाव के चलते चंदन जो है वो उनका इकलौता बेटा था। चंदन मिश्रा को अपने आप में वो अपने आपा से बाहर रहता था, इकलौता होने की वजह से भी। दरअसल इकलौता होने की वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होंगी, और शायद बाप की नज़र बेटे पर उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक होनी चाहिए थी, जो डांट फटकार पड़नी चाहिए, ये सब कुछ शायद नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह इस तरह से अपराध की तरफ बढ़ गया। उसको सही रास्ते पर चलने की हिदायत जो दी जानी चाहिए थी, शायद वो नहीं दी जा रही थी। साथियों, आरा बाल सुधार गृह में जो चंदन और सोनू जब उससे बाहर आते हैं तो 2009 से 2012 तक इन्होंने लूट, हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी मांगना हो, इनके इस तरह के काम धंधे शुरू हो जाते हैं। इन्होंने यह अपना लिया, धंधे के रूप में इसे अपना लिया। इस बीच लगभग इनके ऊपर 25 के आसपास मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यदि चंदन सेरू गैंग की बात करें तो इन 25 मुकदमों में 10 से ज्यादा तो हत्या के केस इन पर दर्ज थे। अगर मैं कुछ हत्या के मामलों का जिक्र करूं तो 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या इनके द्वारा की गई। 10 मार्च 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या इन्होंने की। वो बाइक से जा रहे थे और हाईवे पर रोककर उनके सिर में गोली मार दी गई थी। 20 अप्रैल 2010 बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में ही भरत राय की हत्या। 26 जुलाई 2011 बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में ही शिवजी खरवार की हत्या कर दी गई। 31 जुलाई 2011, ये लगातार हो रहे हैं हत्याएं, आप देख रहे होंगे। बक्सर टाउन थाना क्षेत्र के इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या। इसके अलावा 4 मई 2011 को बक्सर टाउन थाना क्षेत्र के जेल के एक क्लर्क जिनका नाम हैदर अली था, उनकी हत्या भी चंदन सेरू के नाम
से दर्ज है, यानी ये उस घटना में शामिल थे, इन पर इसका इल्जाम लगा। उसके बाद 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चूना व्यवसायी जो थे राजेंद्र केसरी, भोजपुर चूना भंडार वाले, उनकी हत्या का पूरा घटनाक्रम, जिसके बारे में मैंने तफसील से बातचीत भी की है। और यही नहीं, इसके अलावा 11 अप्रैल 2011 को आरा में नवादा थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड के ठीक सामने एक गली है जिसमें एक कोचिंग संचालक थे हरिनारायण सिंह, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2011 में इनके द्वारा एक के बाद एक कई हत्याएं की गई। पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है, पुलिस की कुछ टीमें बनती हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू होता है। बिहार के अंदर इनके ठिकानों पर पुलिस की नजर होती है, दबिश दी जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार काफी प्रयास के बाद 17 दिसंबर 2012 को शेरू और चंदन को कोलकाता से गिरफ्तार किया जाता है। अब जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो इसी बीच में जो शेरू होता है, मौका पाते ही एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन लेता है और पिस्टल छीनने के बाद कचहरी के अंदर उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। भाई, उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पुलिस वाले एक बदमाश को कोलकाता से पकड़ करके लाते हैं, कोर्ट में हाजिर करते हैं, जज साहब सामने हैं, बाकी पुलिस भी है, वकील भी है, वहाँ आम लोग भी हैं, और इसको बिल्कुल डर नहीं। शेरू सिंह ने पुलिस वाले की पिस्टल छीन के और उसी को ही गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन दोनों को बक्सर की जेल में रखा जाता है। बक्सर की जेल में रहने के दौरान जेल के अंदर इनका आतंक इतना बढ़ रहा था कि शेरू और चंदन दोनों मिलकर जेल के अंदर ही अपना एक नेक्सस चला रहे थे। जेल के अंदर से ही ये उन युवाओं को जिनको बदमाशी में डॉन बनने का शौक था, उनको साथ लेते थे। रंगदारी वसूलवाना, साथ में फिरौती करवाना, अपहरण करवा कर फिरौती लेना, किसी की भी हत्या करवा देना, सुपारी लेना, इस तरह का काम ये जेल के अंदर से रहकर चला रहे थे। और इसी बीच में चंदन और शेरू पर कुल 25 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आखिरकार 23 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना घटती है, चंदन और शेरू में विवाद हो जाता है। इन दोनों का आपस में जो विवाद था वो इस कदर बढ़ जाता है कि मार पिटाई होने लगती है। पूरे बक्सर जेल में तहलका मच जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, बीच बचाव करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो ये दोनों दोस्त हैं, चंदन और शेरू, ये दोनों के आपस का मामला है, ये आपस में दोनों लड़ बैठे हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। जेल के 8, 9, 10 कैदियों पर भी एफआईआर होती है वहां। कुछ समय बाद बात 2016 की है। सिविल कोर्ट में एक मामले में इन दोनों की पेशी थी, तारीख था, और ये तारीख पर जैसे ही पहुंचते हैं, दोनों दोस्तों का आमने सामने टकराव होता है। उसके बाद ये दोनों फिर वहां भी भिड़ जाते हैं। भरी कचहरी के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जब ये मारपीट करने लगते हैं तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वहीं दोनों कसम खाते हैं कि हम अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगे। सिविल कोर्ट में दो जिगरी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए दो फाड़ हो जाते हैं, और वहीं से इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। शेरू अपने रास्ते निकल जाता है, चंदन अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन दो फाड़ होने के बाद शेरू की स्थिति मजबूत होती चली जाती है, और जो चंदन मिश्रा होता है उसकी स्थिति कमजोर होती चली जाती है। शेरू सिंह को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और चंदन मिश्रा को बक्सर से भागलपुर भेज दिया जाता है। फिर बाद में चंदन मिश्रा को भागलपुर से पटना के बेऊर जेल में भेजा जाता है। चंदन फिलहाल बेऊर जेल में ही जो भोजपुर चुनाव भंडार वाले राजेंद्र केसरी की हत्या की गई थी, जो मामला था, उसमें शुरुआत में सिविल कोर्ट ने शेरू को सजाए मौत और चंदन को आजीवन कारावास का हुक्म सुनाया था। बाद में हाई कोर्ट ने इन दोनों की सजा को बराबर करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया था। वही सजा चंदन मिश्रा बेऊर जेल में काट रहा था फिलहाल। बाकी और जो मुकदमे है वो पेंडिंग चल रहे थे। इसी बीच में 2 जुलाई 2025 को बेऊर जेल से ही इलाज के लिए चंदन को पैरोल मिली थी 18 जुलाई तक के लिए, और वो बाहर आता है 17 जुलाई 2025 की सुबह 7:18-20 मिनट के आसपास 5 शूटर पारस हॉस्पिटल में उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों, पिछले दिनों बिहार के अन्य जिलों के अलावा राजधानी पटना में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, सिर्फ जुलाई के बीते इस 19 दिनों में, आज 19 जुलाई है, 50 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं। बदमाशों की ऐसी हिमाकत पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। अपराध के मामलों में प्रशासन को सख्त होना चाहिए, जैसे यूपी सरकार है, यूपी का प्रशासन है।
इससे सवाल यहाँ के जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी खड़ा हो रहा है। पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करना चाहिए, जिससे लोग शांति से रह सकें और बिहार की तारीफ कर सकें। आज लोग बिहार को कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना, परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चंदन मिश्रा के जो शूटर थे, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह भी खुल के आएगा कि उन्होंने हत्या क्यों की। जो भी जानकारी आएगी वो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।